तो आप लोगों ने पढ़ा कि गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है, 1/3 रो वी स्क्वायर, है ना, आरएमएस स्पीड का स्क्वायर। अब इन चीजों को यूज करते हुए हम कुछ बेसिक रूल्स समझना चाहते हैं गैसेस के लिए, जैसे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये सारी चीजें हम एक बार स्टडी करना चाहते हैं, ध्यान से देखिए, नोट्स पे फोकस करते हैं। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या बोलता है? ये कहता है कि कोई भी गैस जब डिफ्यूज करेगी, सपोज करिए एक गैस है, उसका जो डिफ्यूजन रेट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, वो हमेशा उसकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। क्लियर? यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका आर से अगर हम डिनोट करें, तो ऑब्वियसली रेट का मतलब होता है, आपको याद होगा, रेट इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, इसको एरिया इनटू वेलोसिटी बोलते हैं। तो अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है आर, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी। तो अगर दो स्टेट्स पे मैं बात करूं, तो R2/R1 दैट विल ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड्स। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन की रेशियो है वो हमेशा गैस की स्पीड की रेशियो के बराबर होगी, एंड दैट इज डेंसिटी के रूट का उल्टा। दिस इज ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब इसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं, मान लीजिए प्रूफ। अगर मैं आपसे कहूं प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस कितनी होती है बताइए? 1/3 रो वी स्क्वायर, यही होता है। अब अगर हम सपोज करो सैचुरेशन स्टेट पे बात करें, और दो गैसेस के प्रेशर है P1 और P2 एट सैचुरेशन या एट स्टेडी स्टेट, P1 इज इक्वल टू P2। क्लियर? सैचुरेशन पे प्रेशर बराबर है, यानी 1/3 रो वी स्क्वायर फॉर फर्स्ट गैस विल बी इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर फॉर सेकेंड गैस। यानी यहाँ पर ρ1/ρ2 की वैल्यू आ गई V2/V1 के होल स्क्वायर के बराबर। यहां से मुझे पता चलता है कि जो स्पीड की रेशियो है वो रूट ऑफ डेंसिटी के इनवर्स है, यानी स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो therefore rate of diffusion that is directly proportional to speed and that is proportional to root of density. So I can verify this relation. I think it's clear. समझ में आता है आपको? नोट करिए यहां तक। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए कोई कंटेनर है, उसमें मैंने एक गैस भरी V1, इसकी स्पीड है गैस 1, इसका प्रेशर है P1, कंटेनर की वॉल्यूम है V1। ऐसे ही दूसरा सेम कंटेनर, सेम साइज, वॉल्यूम इक्वल है, गैस की स्पीड है V2, डेंसिटी है ρ2, प्रेशर है P2। क्लियर? तो कुल मिलाकर के आपके पास अगर एक गैस कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, दूसरी गैस कुछ एक्सर्ट कर रही है, इक्वल साइज के कंटेनर में तीसरी गैस कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, तो अगर इसी कंटेनर के अंदर, सेम साइज के अंदर, मैं तीनों गैसेस डाल दूं 1, 2 और 3, तो इस कंडीशन में जो टोटल प्रेशर होगा वो तीनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स के सम के बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। मतलब बात ध्यान रखने वाली ये कि गैसेस नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। अगर आपने बहुत सारी गैसेस को एक कंटेनर में डाल दिया, बहुत सारी गैसेस को, 3, 4, 5 कितनी भी हैं, उनको एक कंटेनर में डाल दिया, तो वो जो टोटल प्रेशर लगाएंगी वो सारी गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर्स के बराबर होगा, एज इफ वो गैसेस उसी कंटेनर में अलग अलग से रखी हो, सेम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में अलग अलग से जितना प्रेशर लगाती है सबको जोड़ दो, टोटल प्रेशर आ जाएगा। कंडीशन इज द गैसेस शुड बी नॉन रिएक्टिंग। क्लियर? तो अब मैं इसको लैंग्वेज लिख सकता हूं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है? टोटल प्रेशर exerted by a number of नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग गैसेस इन ए कंटेनर is always equal to
the sum of pressure by each gas, sum of pressure, partial pressure है, sum of partial pressure by each gas as if, yeah, as it will individually exert in that container, same volume of container. मतलब अगर एक गैस का प्रेशर P1 है, दूसरे का प्रेशर P2 है, इस तरह जितनी भी हैं सबके प्रेशर को जोड़ दो तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। क्लियर? हम इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे प्रेशर क्या होता है 1/3 रो वी स्क्वायर। अब इसको हम लिखते थे मास इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, याद है, पर यूनिट वॉल्यूम और इनटू स्पीड का स्क्वायर। तो पहले का प्रेशर हो गया मास नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम और V1 का स्क्वायर। क्लियर? और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम N1 लिख देते थे। तो दिस कैन बी रिटन एज 1/3 M1 N1 नंबर पर यूनिट वॉल्यूम V1 स्क्वायर, पहले का। ऐसे ही दूसरी का कितना आ गया 1/3 M2 N2 V2 स्क्वायर। तीसरी का कितना आ गया सेम फॉर्मेट एंड सो ऑन अप टू लास्ट 1/3 Mn Vn स्क्वायर इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स nth गैस के पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल एन के नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब देखा जाए तो यहां पर 1/3 कॉमन है। आपके पास अंदर क्या बचता है M1 V1 स्क्वायर इंटू N1, अलग कर रहा हूं मैं इसको, M2 V2 स्क्वायर इंटू N2 और अप टू लास्ट Mn Vn स्क्वायर n nth पार्टिकल, और इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब देखो हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर टेम्परेचर इज कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर आपको पता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। तो यानी हाफ M1 V1 स्क्वायर will be equal to half M2 V2 square and so on for all particles that will be half Mn Vn square। मतलब M1 V1 square will be equal to M2 V2 square and that will be same as Mn Vn square। क्यों? क्योंकि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब ये चीज और ये चीज बराबर है। तो अब आपके पास ये आ गया 1/3 mv स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, mv स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, और अंदर क्या बच गया पहली गैस के पार्टिकल्स, दूसरी के पार्टिकल्स, तीसरी के पार्टिकल्स और nth के पार्टिकल्स। और ये क्या हो गए सारे, इनको जोड़ दो, दिस इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ऑल द गैसेस, इन ऑल गैसेस। सबके मिला दो, सबके जोड़ दो तो टोटल नंबर आ गया। तो ये क्या बना 1/3 मास ऑफ वन पार्टिकल स्पीड का स्क्वायर इंटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड दैट अगेन बिकम्स 1/3 मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू आरएमएस स्पीड का स्क्वायर। और आप इसको पहचानते हैं दिस इज डेंसिटी V का स्क्वायर, यानी टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। क्लियर? तो क्या वेरीफाई किया मैंने, अगर एक गैस का प्रेशर P1 है, दूसरी का प्रेशर P2 है, तीसरी का P3 है, सबको जोड़ दो तो टोटल प्रेशर ऑफ गैस आ जाएगा। वी कॉल इट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। मेरे हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए। नजर आ रहा है आपको? ध्यान से देखिए, एक बार पढ़ के देखिए इसको ध्यान से। अगर कोई डाउट है तो यू कैन रिप्ले द वीडियो और यू कैन आस्क मी इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, इसको थोड़ा एनलार्ज कर देते हैं, ध्यान से देखिए आप। तो नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं ब्राउनिनियन मोशन और इसका सिग्निफिकेंस। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर कोई भी लिक्विड सरफेस है, मान लो ये लिक्विड सरफेस है, इसके ऊपर आप कुछ पॉलन ग्रेन्स डाल दें तो ये पॉलन ग्रेन्स जिगजैग पाथ फॉलो करते हैं, अपने आप रैंडमली मूव करते हैं, रैंडम डायरेक्शंस में रैंडम स्पीड के साथ मूव करते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्राउनिनियन मोशन। Pollen grains on a liquid surface move zigzag
along zigzag path we call it Browninian motion। ये जो zigzag path है रैंडम डायरेक्शंस में रैंडम स्पीड के साथ, इससे पता क्या चलता है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनका साइज जितना कम होगा उतना ही ज्यादा ये ब्राउनिनियन मोशन शो करते हैं। अब बेसिकली ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं इन पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो फोर्स लगाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इनका साइज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁵ मीटर के आसपास होता है। क्लियर? आपके पास इस रेंज पे फोर्स लगाते हैं और ये फोर्सेस रैंडम डायरेक्शंस में लगते हैं और उन रैंडम डायरेक्शन के फोर्सेस के कारण ये मॉलिक्यूल्स अलग अलग तरफ मूव करते हैं। अब मैं ये बता क्यों रहा हूं आपको ब्राउनिनियन मोशन, ये हमारा इस बात को वेरीफाई करने में हेल्प करता है। इट वेरीफाइज मॉलिक्यूलर मोशन, कि जो मॉलिक्यूलर मोशन है इन रैंडम डायरेक्शन, it verifies the concept of molecular motion in random direction with random speed, with random speed। क्लियर? रैंडम डायरेक्शन में रैंडम स्पीड से मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स था लिक्विड के अंदर, इसी तरह जो आपका स्मोक होता है, स्मोक वो एयर के अंदर इसी तरह स्मोक पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स रैंडम डायरेक्शंस में रैंडम स्पीड से मूव करते हैं। ये चीज ब्राउनिनियन मोशन के नाम से जानते हैं हम, और ये इस बात को वेरीफाई करती है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं दे आर हैविंग रैंडम वेलोसिटीज इन रैंडम डायरेक्शंस। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। और कुछ बात और याद रखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्राउनिनियन मोशन, कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करेंगे। सबसे पहली बात आप याद रखेंगे, डेंसिटी जितनी कम होगी, पार्टिकल की साइज जितनी कम होगी और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जितनी कम होगी, ब्राउनिनियन मोशन उतना ही ज्यादा होगा। डेंसिटी जितनी कम होगी, पार्टिकल्स का साइज जितना कम होगा और विस्कोसिटी जितनी कम होगी, ब्राउनिनियन मोशन उतना ही ज्यादा होगा। बट टेम्परेचर जितना बढ़ेगा ब्राउनिनियन मोशन उतना ही बढ़ेगा। मतलब ये तीनों के घटने से और टेम्परेचर के बढ़ने से आपका ब्राउनिनियन मोशन बढ़ जाता है। और ये चीज अगर आप देखें तो दिस इज इन परफेक्ट अकॉर्डेंस विद द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो दोनों को हम वेरीफाई कर रहे हैं। गैस मॉलिक्यूल्स हम देख नहीं पा रहे और ये हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं और दोनों को हम मैच कर रहे हैं। इतनी बात आप याद रखेंगे। इसके बाद बस एक रूल मैं आपको और बताना चाहता हूं इस स्लाइड के अंदर, ड्यूलोंग्स एंड पेटिट्स लॉ। क्लियर? ये कहते हैं कि पर्टिकुलरली कोई भी सॉलिड मॉलिक्यूल है, कोई भी सॉलिड पार्टिकल है, तो उसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वो हमेशा 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 3R के बराबर होगी एक स्टैंडर्ड कंडीशन में। क्लियर? तो अगर हम बोलें एट रूम टेम्परेचर जो मोलर स्पेसिफिक हीट है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम of all molecules of a solid is 3R, and 3R obviously that is equal to 6 calorie per mole per Kelvin, या फिर I can say 25 joule per mole per Kelvin approx। क्लियर? इस चीज को अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाएं टेम्परेचर के साथ तो हम देखेंगे कि आपके पास ये ग्राफ इज समवॉट लाइक दिस इज सैचुरेशन वैल्यू। जिस टेम्परेचर पर ये एग्जैक्टली 3R हो जाती है, इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डिबाई टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? डिबाई टेम्परेचर। और लो टेम्परेचर पर ये कम होती है, तो पर्टिकुलरली नॉर्मल टेम्परेचर जहां पर सैचुरेशन आ जाता है तो आपके पास सॉलिड मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है दैट इज 3R। क्लियर? तो याद रखना है कि किसी भी गैस मॉलिक्यूल की, सॉरी किसी भी सॉलिड मॉलिक्यूल की जो स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम पर वो 3R के बराबर होगी, विच इज 6 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, या फिर 25 अप्रोक्सीमेटली 25 जूल पर मोल पर केल्विन। तो सॉलिड्स की जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो हमेशा हमेशा हमेशा
3R के बराबर होगी। ध्यान दीजिएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट नहीं है। स्पेसिफिक हीट में आपको मास का फैक्टर लेना पड़ेगा। मोल्स, आपको पता है 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स्ड होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर एवरी सॉलिड इज 3R। क्लियर? इस चीज को हम चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन, पहले आप यहां तक देखिए, यहां तक आपको क्लियर है? ध्यान से देखो इस पॉइंट को। इन केस देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क। क्लियर है आपको? अब देखिए, आपने पढ़ा है कि जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से कि जो एनर्जी होती है एक मॉलिक्यूल की, वो 1 डिग्री के साथ हाफ केटी होती है। क्लियर? अब मान लीजिए 3 ट्रांसलेशनल डिग्री है और आपके पास 3 डिग्री है इसकी, तो एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी हुई वो हो गई 3/2 kT और जो पोटेंशियल हुई वो भी हो गई 3/2 kT। क्लियर? तो आपके पास सॉलिड्स के अंदर 3/2 kT एंड 3/2 kT काइनेटिक और पोटेंशियल। तो टोटल एनर्जी क्या हो गई? वाइब्रेशनल, टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल, दैट इज द सम ऑफ द टू एंड दैट इज 3 kT फॉर 1 मॉलिक्यूल। ध्यान है ना ये बात, एक मॉलिक्यूल के लिए है ये बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। अगर हम एक मोल की बात करेंगे तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आ जाएगा। तो 3 kT, दिस इज टोटल एनर्जी। और CV क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर। तो ये कितना हो गया? 3R। दिस इज फॉर 1 मॉलिक्यूल एंड दिस इज 3RT फॉर 1 मोल। तो 1 मोल के लिए कितना है? 3RT, और इसको टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट कर दिया तो आपकी जो CV है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर सॉलिड्स, दैट इज हाउ मच? दैट इज ऑलवेज 3R। कॉपी करिए यहां तक, कोई डाउट है तो पूछिए। तो आई थिंक इट्स क्लीन। तो आपने देखा कि जो सॉलिड्स होते हैं उसके अंदर जनरली 3 डिग्री फ्रीडम की होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग। जो ट्रांसलेशनल डिग्रीज होती हैं, 1 डिग्री के साथ हमें मालूम है एनर्जी होती है हाफ kT 1 मॉलिक्यूल। तो टोटल एनर्जी काइनेटिक क्या हो गई? कितनी हो गई? 3/2 kT और पोटेंशियल भी 3/2 kT, तो टोटल वाइब्रेशनल हो गई 3 kT। क्लियर? और पर मोल देखेंगे तो 3RT, उसको टेम्परेचर से डिफरेंशिएट किया, CV आ गया। क्लियर? अब ऐसी अगर सपोज करो आपको कोई बोले कि आप वाटर के लिए निकालो, किसके लिए? वाटर के लिए। तो वाटर क्या होता है? H2। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 3। अब एक मॉलिक्यूल के लिए हमने देखा 3RT, तो 3 मॉलिक्यूल्स के लिए हो जाएगी एनर्जी 9RT। और आपको चाहिए CV, तो दैट इज du/dt। इसको डिफरेंशिएट करो तो वाटर की कितनी आ गई? 9R। ये क्या है? ध्यान देना, ये मोलर स्पेसिफिक हीट है। कौन सी है? मोलर स्पेसिफिक हीट। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट। ठीक है? कोई डाउट है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं। तो ये सारी बातें जो आपने स्टडी की हैं, इन पे बहुत ध्यान से फोकस करिए, अपने क्वेश्चन सॉल्व करिए, और जो क्वेश्चनियर हमने डिस्कस किया है उन स्लाइड्स को भी देखिए, तो आपको सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आई थिंक इट्स क्लीन टिल दिस पॉइंट। Goodbye and see you all in the next lecture.